साल था 1837। तत्कालीन इलाहाबाद की धूप में चमकता एक प्राचीन किला और उसके आंगन में खड़ा था एक विशाल पत्थर का स्तंभ, सदियों से खामोश खड़ा, धूल और समय की परतों में छिपा हुआ। लोग उसे अशोक स्तंभ कहकर जानते थे, लेकिन इस पर खुदी रहस्यमय लिपियां किसी पहेली की तरह अनसुलझी थीं। इसी किले में आया एक अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप, जिसकी आंख में इतिहास को पढ़ने की लालसा थी। वो स्तंभ के पास पहुंचा, उन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं, ब्राह्मी लिपि को देखने लगा। शुरू में सब कुछ अनसुलझा जैसा था, लेकिन धीरे धीरे उसके ज्ञान और धैर्य ने उन निशानों को अर्थ देना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद जब ये अक्षर जेम्स को समझ में आने लगे तो जेम्स के रेंगटे खड़े हो गए। स्तंभ पर लिखी थी कहानी एक महाराजाधिराज की, जिसकी तलवार ने धरती के राजाओं को परास्त किया। एक विजेता जिसका हृदय दान और धर्म से भरा हुआ था, जिसका पराक्रम यमराज की तरह प्रचंड और जिसकी उदारता कुबेर जैसी अपार थी, जिसके अस्तबल हाथियों और घोड़ों से भरे थे, जिसके खजाने सोने और धन धान्य से लबालब थे, जिसकी कीर्ति दिशाओं के पार गूंजती थी और जिसकी नीति ने साम्राज्यों की नींव हिला दी थी। जेम्स समझ गया था वो कोई साधारण सम्राट नहीं था, वो था महाराजाधिराज, परम भागवत, अश्वमेधपति, कविराज और संगीतज्ञ। वह केवल राजा नहीं था, वो राजाओं का सम्राट था। वो था महामहिम चक्रवर्ती समुद्रगुप्त। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समुद्रगुप्त की ये कहानी यूपीएससी प्रीलिम्स के सामान्य अध्ययन पेपर 1 और मेंस जीएस पेपर 1 और भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब करते हैं कहानी की शुरुआत। बहुत साल पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे पाटलिपुत्र नामक नगर में चंद्रगुप्त नाम के एक राजा का शासन हुआ करता था। उनके कई छोटे बेटे थे, मगर उनके दिल के सबसे करीब था समुद्रगुप्त, जो बचपन से ही काफी होशियार, साहसी और दूरदर्शी था। पिता ने उसे राजगद्दी के लिए चुना था, पर यह फैसला घर में सबको रास नहीं आ रहा था। समुद्रगुप्त ने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सिंहासन पर बैठे थे, शायद 335 ईस्वी में, लेकिन समुद्रगुप्त के गद्दी पर बैठने को लेकर इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद जरूर है। दोस्तों, इस मामले में सबसे प्रामाणिक जानकारी उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलती है। इस प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने कई बेटों में से समुद्रगुप्त को सबसे योग्य, वीर और गुणी पाया। अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त ही पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। सामान्यतः राजशाही में सबसे बड़े बेटे को ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाता था। यही था ज्येष्ठाधिकार का नियम, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने इस परंपरा का पालन नहीं किया और छोटे होने के बावजूद समुद्रगुप्त को चुना। समुद्रगुप्त के गद्दी हासिल करने के पीछे इतिहासकार एक और वजह बताते हैं। दरअसल समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। लिच्छवी गणराज्य उस दौर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। इतिहासकार ये मानते हैं कि उनका यह शक्तिशाली संबंध भी समुद्रगुप्त के पक्ष में हो गया, जिसने उनके उत्तराधिकार और राज्याभिषेक को वैध बना दिया। बहरहाल उस निर्णय में कुछ अन्य राजकुमारों को निराश कर दिया गया था, जिन्हें सिंहासन का दावेदार माना जाता था। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि जब समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो समान कुल के अन्य लोगों के चेहरे जैसे मुरझा गए थे। इतिहासकारों के माने तो उनका कहना है कि उन प्रतिद्वंदी राजकुमारों की ओर यह इशारा था जो सिंहासन के लिए दावेदार थे। कुछ सिक्के और पुरातात्विक साक्ष्य एक शासक कचा या काच की ओर भी इशारा करते हैं, जिसने संभवतः समुद्रगुप्त के खिलाफ विद्रोह किया था। काच शायद चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा बेटा था। उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी जीत ज्यादा दिन नहीं टिकी। समुद्रगुप्त उस विद्रोह को कुचलने में सफल रहे और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि काच का अस्तित्व इतिहास में पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। अब तक केवल कुछ सिक्के ही मिले हैं जिन पर उनका नाम लिखा गया है और कोई और सबूत नहीं मिल पाया है। और वही ये एक बात और भी कही जाती है कि कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि काच और समुद्रगुप्त एक ही व्यक्ति थे और काच उनका असली नाम था, जबकि समुद्रगुप्त नाम उनके अपने विजयों और समुद्र से घिरे साम्राज्य के सम्मान में अपनाया गया था। सच कहें तो ये सारी बातें अनुमान और संभावनाओं पर आधारित हैं, किसी चीज का पक्का सबूत तो है नहीं।
लेकिन इतिहास में समुद्रगुप्त इसलिए नहीं जाना जाता कि उसने गद्दी कैसे हासिल की, बल्कि इसलिए जाना जाता है कि उसने गद्दी पर बैठने के बाद कैसे अपने पराक्रम से भारत भूमि के इतिहास को बदल दिया। दोस्तों, राजगद्दी पर बैठते ही समुद्रगुप्त ने ठान लिया कि समूचे भारतवर्ष को वो एक झंडे के तले लाना चाहता है। उस समय देश के छोटे छोटे राजे रजवाड़े और जनजातियां सब आपस में लड़ रहे थे। समुद्रगुप्त ने विशाल सेना तैयार की, विजय का रणभेरी बजाया और निकल पड़ा दुनिया जीतने के लिए। एक एक करके अपने सामने आए सभी राज्यों को उसने रौंद दिया और ऐसा साम्राज्य बनाया जिसे इतिहास आज तक याद करता है। दोस्तों, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन समुद्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार बहुत विस्तृत था। उसने मगध और अपने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और वर्तमान उत्तर प्रदेश और बंगाल को अपने अधीन कर लिया था। उत्तर में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं हिमालय की तलहटी तक फैली हुई थी। पूर्व में मथुरा और पश्चिम में पद्मावती नगरों सहित गंगा यमुना घाटी गुप्त साम्राज्य में शामिल हो गई थी। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी तट समुद्रगुप्त के शासन में शामिल थे। यही नहीं, सीथियन राजाओं, कुषाणों और श्रीलंका के राजाओं ने भी उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को जीतना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, ये सिर्फ बहादुरी की भी बात नहीं थी। ऐसा हो सकता था एक शानदार सैन्य नीति से। तो आखिर क्या थी नीति समुद्रगुप्त की? समुद्रगुप्त का सपना शुरू हुआ उत्तर भारत से, जिसे इतिहासकार आर्यवर्त कहते हैं। उत्तर भारत के राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की नीति थी प्रसवोद्धारण की, यानी बलपूर्वक उखाड़ फेंकना। समुद्रगुप्त का मानना था कि सबसे पहले अपने घर यानी उत्तर भारत को मजबूत करना जरूरी है, ताकि कोई बाहरी दुश्मन उसकी ओर देखने की भी हिम्मत न कर सके। यह नीति इसलिए भी अहम थी क्योंकि समुद्रगुप्त के केंद्र के पास के इलाकों पर पूरा नियंत्रण होना प्रशासन और अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए जरूरी था। रणनीतिक दृष्टि से भी किसी बड़े साम्राज्य का विस्तार तभी संभव है जब उसका हृदय स्थल सुरक्षित और एकजुट हो। इससे कर की नियमित आपूर्ति और सेना के लिए संसाधन लगातार उपलब्ध रहते थे। इसी सोच के तहत समुद्रगुप्त ने अपने सबसे पहले उन राजाओं पर हमला किया जो उनके साम्राज्य की सीमाओं के बिल्कुल पास थे। इनमें अहिच्छत्र के राजा अच्युत और मथुरा के राजा गणपति नाग शामिल थे। इन दोनों को हराने के बाद समुद्रगुप्त ने उनके राज्यों को सीधा अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद उनकी नजर गई उत्तर भारत के सबसे ताकतवर राजाओं पर। पद्मावती, जिसको आज के समय में ग्वालियर के आसपास देखा जा सकता है, कि राजा नागसेन, फिर रुद्रदेव, मिथिला, नागदत्त, नंदिन और बलवर्मन जैसे कुल 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने अपने बल और रणनीति से पराजित कर दिया था। ये कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे, बल्कि अपने अपने इलाकों में बेहद प्रभावशाली और ताकतवर थे। समुद्रगुप्त जानता था कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो ये भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उसने कोई नरमी नहीं दिखाई और उसकी हार के बाद सीधे उनके राज्यों पर शासन शुरू कर दिया। इस तरह गंगा घाटी का बड़ा हिस्सा उनके साम्राज्य में शामिल हो गया और उत्तर भारत पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ गया। आर्यावर्त पर विजय पाने के बाद अब समुद्रगुप्त की नजर थी दक्षिण भारत पर, जिसे इतिहासकार दक्षिणापथ कहते हैं। लेकिन दक्षिणापथ के लिए समुद्रगुप्त ने और एक नई नीति अपनाई थी। जब समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत की अपनी पहली अभियान यात्रा शुरू की तो उसने अपनी नजरें दक्षिण भारत की ओर भी मोड़ दी थी। उसी समय दक्षिण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। यहाँ के राज्य समृद्ध और व्यापारिक केंद्र समुद्री मार्गों से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लगातार व्यापार कर रहे थे। यही कारण था कि समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों में सिर्फ विजयों का सपना ही नहीं था, बल्कि आर्थिक लाभ और व्यापारिक नियंत्रण भी शामिल था। इलाहाबाद यानी कि प्रयाग स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में प्रवेश कोसला यानी आज के छत्तीसगढ़ के रास्ते से किया था और यहाँ के विभिन्न राज्यों के 12 राज्यों को और राजाओं को पराजित किया था। इन दक्षिण भारतीय शासकों का नाम शिलालेख में आता है। उनकी लिस्ट शायद आपको दिख रही होगी। खास बात यह है कि समुद्रगुप्त के इस अभियान में एक खास रणनीति थी। दोस्तों, ये नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह की, यानी ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण यानी विजय, मोक्ष यानी मुक्ति और अनुग्रह का मतलब है अनुशासन में रखना। यानी पहले उन्होंने इन राज्यों को जीता, फिर उन्हें उनका राज्य लौटा दिया यानी मुक्त कर दिया और अंततः उन्हें गुप्त साम्राज्य के अधीन शासक के रूप में मान्यता दे दी। इस नीति को अक्सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया धर्म विजय यानी भलाई और उदारता के साथ की गई विजय के आदर्श से जोड़कर देखा जाता है।
सोचिए, अगर आप उत्तर भारत से दूर दक्षिण भारत की छोटी छोटी राज्य को जीतना चाहें तो सीधे हमला करना कितना मुश्किल होता, रसद लगातार कैसे पहुंचती, संचार अबाधित रूप से कैसे पहुंचता। वहीं समस्याएं समुद्रगुप्त ने भी समझी होंगी। उसने केवल उन राज्यों से वफादारी और कर मांगा ताकि वे अपने प्रदेश में स्वतंत्र रह सके। मतलब राजा को हराना तो जरूरी था, लेकिन उनकी पूरी जमीन को कब्जा करना जरूरी नहीं था। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों उसने दक्षिण के राज्यों को अपना अल्प शासन स्वीकार करने दिया और पूरी तरह नहीं जीता? जवाब साफ है। समुद्रगुप्त ने सोचा कि दूर दराज के राज्य सीधे नियंत्रित करना मुश्किल होगा, और अगर आप वहां केवल वफादारी लेंगे तो वो खुद भी शांत रहेंगे, बगावत नहीं करेंगे और आपका साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी देखा कि कौन सा राज्य आर्थिक रूप से मजबूत है। समझिए, संपन्न राज्य जितना अधिक धन और संसाधन देगा, उतनी बड़ी आपकी शक्ति भी बढ़ेगी। यही वजह है कि उसने न केवल युद्ध किए बल्कि राजनीतिक समझदारी और आर्थिक दूरदर्शिता भी दिखाई थी। इतिहासकार एच.सी. रायचौधरी कहते हैं कि उसने उत्तर भारत में दिग्विजयी यानी विजेता की भूमिका निभाई, लेकिन दक्षिण में धर्म विजय यानी धर्म और नीति के अनुसार राजा को हराया और उनकी जमीन पर कब्जा नहीं किया। तो आप सोचिए, एक शासक जो उत्तर भारत में सीधे शासन करता है और दक्षिण में केवल वफादारी स्वीकार करता है, क्या यही सच्चा कौशल नहीं है? यही रणनीति समुद्रगुप्त को महान बनाती है, क्योंकि उसने न केवल विशाल साम्राज्य बनाया बल्कि उसे एकजुट और स्थिर भी बनाए रखा। दोस्तों, आर्यावर्त और दक्षिणा पथ को जीतने के बाद अब समुद्रगुप्त की नजर थी आटविक राज्यों पर। दरअसल अब गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार हो चुका था, लेकिन उसने बीच बीच में और चारों ओर छोटे छोटे जंगल और पहाड़ी इलाके भी देखे थे, और यहीं बसे थे छोटे छोटे जनपद। उन्हें ही कहा जाता था आटविक राज्य। ये जनपद देखने में भले ही राजनीतिक रूप से कमजोर थे, लेकिन अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बेहद रणनीतिक महत्व रखते थे। ये राज्य गुप्त साम्राज्य के बीचों बीच और सेनाओं और सीमाओं पर फैले हुए थे। अब एक समस्या ये थी कि अगर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो वो विद्रोह कर सकते थे या बाहरी दुश्मनों जैसे कि शकों या दक्षिण के राजाओं को सहयोग दे सकते थे। यही कारण था कि समुद्रगुप्त ने इन्हें भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। एक बात और दोस्तों, इन इलाकों का महत्व सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ के जंगल, उत्पाद, हाथी और खनिज जैसे संसाधन भी गुप्त साम्राज्य के लिए बेहद कीमती थे। समुद्रगुप्त चाहता था कि राज्य कर दें और संसाधनों पर उनका नियंत्रण बना रहे, लेकिन समस्या यही थी कि इन इलाकों में घने जंगल, पहाड़ी दर्रे और दुर्गम रास्ते थे, यानी उन्हें पूरी तरीके से गुप्त प्रशासन में मिलाना बेहद कठिन था। अब समुद्रगुप्त के सामने दो ही विकल्प थे, या तो वो पूरी ताकत लगाकर उन समस्त राज्यों को जीत ले और रोज रोज बगावत को झेले, या फिर उन्हें हराकर इतना दबा डाले कि हमेशा वे अधीन बने रहे। यही समुद्रगुप्त की चतुराई सामने आती है। उन्होंने इन आटविक राज्यों पर चढ़ाई की, उन्हें युद्ध में हराया और फिर उनसे कहा, अब से तुम मेरी आज्ञा मानोगे, कर दोगे और मेरे दुश्मन को कभी पनाह नहीं दोगे। यानी समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को पूरी तरह अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि सिर्फ अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। इससे गुप्त साम्राज्य के दो फायदे हुए। संसाधनों पर पकड़ बनी और सुरक्षा की चिंता कम हुई। साथ ही कठिन जंगल, पहाड़ी इलाकों को रोज रोज संभालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इस तरह बाहुबल और चतुराई से आटविक राज्यों को उन्होंने परिचारिकीकृत यानी सेवक बना दिया था। समुद्रगुप्त की विजय गाथा यहीं खत्म नहीं होती। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को सिर्फ तलवार और युद्ध के सहारे नहीं फैलाया, बल्कि समझदारी और कूटनीति से भी मजबूत किया। यही कारण है कि उन्होंने सीमांत क्षेत्रों जैसे पूर्वी असम, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के गणराज्य राज्यों के साथ सीधा युद्ध करने की बजाय समझौते और अधीनता का रास्ता अपनाया। इन राज्यों के साथ उनकी नीति को प्रणति, आगमन और आज्ञा पालन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में उनको समझाया गया है। इसका मतलब ये है कि इन राज्यों के शासक समय समय पर दरबार में आते थे और गुप्त साम्राज्य को और सम्राट को राजाधिराज मानकर प्रणाम करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, समय समय पर दरबार में उपस्थित होकर वफादारी जताते थे और कर भी चुकाते थे। कभी कभी वे अपनी सेना भी गुप्त साम्राज्य की मदद के लिए भेजा करते थे। ये एक तरह की वसाल प्रणाली थी, जैसा बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में देखी गई। अब जरा रणनीतिक नजरिए से देखें तो पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र व्यापार और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से पूर्वी एशिया तक जाने वाले व्यापारिक मार्ग खुलते थे।
अगर समुद्रगुप्त उन्हें बलपूर्वक जीतते तो प्रशासन कठिन हो जाता, लेकिन अधीनता स्वीकार कराने से व्यापारिक रास्ते खुले रहे और साम्राज्य को स्थिर आय मिलती रही। वहीं नेपाल के इलाके का महत्व सिर्फ भौगोलिक सुरक्षा में ही नहीं था, बल्कि यहाँ से तिब्बत और चीन तक सांस्कृतिक व व्यापारिक संपर्क भी बने रहते थे। गुप्त काल से ही नेपाल भारतीय सभ्यता और धर्म का प्रसार प्रचार करने वाला एक पुल साबित हुआ था। अब इन सब का असली फायदा क्या हुआ? इस नीति से समुद्रगुप्त ने बिना एक भी बड़ा युद्ध लड़े अपनी सीमाओं को प्राकृतिक किले में बदल दिया। पूर्व में बंगाल और असम, उत्तर में नेपाल और पश्चिम उत्तर के गणराज्य सब मिलाकर गुप्त साम्राज्य के लिए सुरक्षा कवच बन गए थे। इस तरह समुद्रगुप्त को दक्षिण भारत और मध्य भारत के विस्तारवादी अभियानों पर पूरी ताकत लगाने का मौका मिला, क्योंकि उत्तरी और पूर्वी सीमाएं लगभग निश्चिंत थीं। दोस्तों, अब समुद्रगुप्त आर्यावर्त, दक्षिणवर्त, आठविक राज्यों और सीमांत राज्यों का स्वामी बन चुका था, लेकिन अभी भी समुद्रगुप्त के अंदर का सम्राट संतुष्ट नहीं हुआ था। अब समुद्रगुप्त को समुद्र पार अपना ध्वज लहराना था। काम मुश्किल था, लेकिन असंभव तो नहीं था। हालांकि विदेशी शक्तियों को समुद्रगुप्त ने अपने बाहुबल से नहीं झुकाया, बल्कि कूटनीतिक संबंध बना के अधीन कर लिया था। उस समय कुषाण और शक जैसी विदेशी शक्तियां भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर काबिज थीं। यहाँ समुद्रगुप्त ने एक नई नीति अपनाई, और ये नीति थी आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्मंदक की। इन शासकों ने गुप्तों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। उनकी राजकुमारियों का विवाह गुप्त राजकुमारों से किया गया और गरुण चिन्ह वाले सिक्के ढालकर अपनी अधीनता का प्रतीक उन्हें दिया गया। ये नीति इसलिए भी खास थी क्योंकि यह विदेशी शासकों को सहयोगी या कम से कम गैर शत्रु बनाकर उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि समुद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा और विजेता था, तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। उसका असली योगदान केवल युद्धों में नहीं था, बल्कि कला, साहित्य, संगीत और धर्म में भी उसकी गहरी छाप थी। समुद्रगुप्त के दरबार में हर्षेल जैसे विद्वान मौजूद हुआ करते थे, जिन्होंने प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति लिखा। ये सिर्फ उनकी तारीफ नहीं थी, बल्कि उस समय की बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रमाण भी थी। इतिहास में समुद्रगुप्त को कविराज यानी कवियों का राजा कहा गया है। ये उपाधि बताती है कि वे सिर्फ तलवार चलाने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि खुद भी कविता और साहित्य में दक्ष थे। यही नहीं, उनके शासन काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का पुनर्जागरण हुआ था। कला और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया गया था। हालांकि गुप्त काल के बड़े मंदिर ज्यादातर उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बने थे, लेकिन उनकी नींव समुद्रगुप्त के समय में ही पड़ गई थी। इसके अलावा दोस्तों, समुद्रगुप्त एक संगीतकार भी थे। उनके कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये इस बात का सबूत है कि वे संगीत से गहरा लगाव रखते थे। उनके सिक्के भी काफी कलात्मक और अनोखे माने जाते हैं। इन पर कई तरह की झलक दिखती है, जैसे धनुर्धारी, परशु, व्याघ्रहंता, अश्वमेध और वीणा वादक सिक्के। इनमें से हर एक सिक्के का अपना एक अलग महत्व है। जैसे अश्वमेध वाले सिक्के उनकी सैन्य शक्ति और साम्राज्य की महिमा बताते थे, जबकि वीणा बजाने वाले सिक्के उनके कला और संगीत प्रेम को दर्शाते थे। धर्म के मामले में भी समुद्रगुप्त का नजरिया बेहद सहिष्णु और उदार था। वो खुद वैष्णव धर्म को मानते थे और अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरे धर्मों का सम्मान भी किया। उन्होंने बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु को संरक्षण दिया था। इतना ही नहीं, श्रीलंका के राजा मेघवर्मा को बोध गया में बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति दी गई थी। ये दिखाता है कि उनके लिए धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण था लोगों का मेलजोल और शांति। अगर हम सबको मिलाकर देखें तो समुद्रगुप्त सिर्फ एक विजेता ही नहीं था, बल्कि वो एक बहुआयामी सम्राट था। उन्होंने युद्धों से साम्राज्य को मजबूत किया था, लेकिन साथ ही कला, साहित्य, संगीत और धर्म को भी बढ़ावा दिया था। यही वजह है कि उनके शासन को भारत के स्वर्ण युग की तरह देखा जाता है और स्वर्ण युग की शुरुआत के रूप में माना जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों, मुझे तो तुलना सही नहीं लगती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए एक बार समझाता हूं। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है V.A. स्मिथ। वे कहते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। पहली नजर में ये बात सही लगती है। दोनों ही अपने अपने दौर के धुरंधर विजेता थे, लेकिन जरा ठहरिए। असल में ये तुलना वैसी ही है जैसे किसी शेर को सिर्फ बिल्ली कहना। आखिर नेपोलियन की रणनीति क्या थी? जहां जीता वहां अपनी सत्ता थोप दी, कानून लाद दिए और सबको एक ही ढर्रे में घुमा दिया। अब दूसरी तरफ देखिए समुद्रगुप्त को। भाई साहब ने हर इलाके के हिसाब से चाल चली, मैदान के राज्यों को सीधे साम्राज्य में शामिल किया, जंगलों और पहाड़ियों वाले आठविक राज्यों से बस अधीनता स्वीकार करवाई और दक्षिण के राजाओं को हराकर भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया। यानी समुद्रगुप्त थे लचीले, स्मार्ट
प्रैक्टिकल। अब जरा नैतिकता और नतीजों पर भी ध्यान दे दीजिए। नेपोलियन ने यूरोप तो हिला दिया, लेकिन अंत में हुआ क्या? मिली वाटरलू की करारी हार और फिर निर्वासन और अंत में गुमनामी। इतिहास उसे एक हारे हुए विजेता के तौर पर जानता है, लेकिन समुद्रगुप्त की डिक्शनरी में हार जैसा कोई शब्द था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ युद्ध से ही नहीं, बल्कि धर्म विजय और अनुग्रह से भी अपनी ताकत दिखाई है। मतलब तलवार भी और दया भी, यही था उनका स्टाइल। अब बात करें सांस्कृतिक उदार और अवसर की, तो नेपोलियन का राज खून खराबा, तोप और बारूद से भरा हुआ था। उसकी पहचान सिर्फ जंगों से है। लेकिन समुद्रगुप्त का दौर, दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य, कला, मूर्तिकला, धर्म, सब कुछ खिल उठा था। और सोचिए, ये सम्राट खुद भी तो एक कवि और संगीतकार था, वीणा बजाता था। अब नेपोलियन को देख लीजिए, जो अपनी तोपों और तलवारों से बाहर कुछ भी नहीं था। नेपोलियन था सिर्फ एक जनरल, लेकिन समुद्रगुप्त थे चक्रवर्ती सम्राट। और क्या एक जनरल और चक्रवर्ती सम्राट की तुलना हो सकती है? ये तो आसमान को मिट्टी के बराबर मानने जैसा होगा। ये तो हीरे को कांच के बराबर मानने जैसा होगा। ठीक है, अगर आपको तुलना करनी है तो नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना ज्यादा सही होगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और बताइए, अगली कड़ी में आप किस शख्सियत को देखना चाहते हैं।